रे ऑप्टिक्स क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 2 आपकी जहां पर खत्म हुई थी उसको एक बार रिवाइज करा लेते हैं। रिगार्डिंग द प्रिज्म आपके पास में फार्मूले आ गए थे। आपको एक फार्मूला मिला था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, और एक फार्मूला आपको मिला है डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का ए। और कोई फार्मूला मिला था? दो फार्मूले थे। फार्मूला बताओ, वो तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट है। फिर आपको ये बताया गया था कि अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में इफ इन प्रिज्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम I1 या फिर I2 मिसिंग, अगर I1 या I2 में से कोई एक मिसिंग है तो आपसे कहा गया था टू डिटरमाइन I1 या फिर I2 यूज कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट था साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 एट द रेस्पेक्टिव फिक्स। अगर I1 आपका मिसिंग है तो I1 कहां मिलता है? सरफेस नंबर 1 पर मिलता है, एट सरफेस नंबर 1। तो आप इसी फार्मूले को सरफेस नंबर 1 के लिए अप्लाई करोगे। और अगर I2 आपका मिसिंग है तो ये कहां मिलता है? एट द सरफेस नंबर 2। तो आप इसी सेम रिजल्ट को साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, या हो सकता है कि आपने इस फार्मूले को ऐसे पढ़ा हो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे, क्या होगा? अरे यार, तो आप लोग टाइम का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? जब 3:30 का क्या मतलब होता है? इससे क्या मतलब है? तो इतना ये हम लोग जान चुके हैं प्रिज्म में, वापस एक बार एक्सप्लेन तो नहीं करना। ये फार्मूला लिस्ट है, कोई ऐसा चैप्टर आपको पूरी फिजिक्स में नहीं मिलेगा, चाहे आप वॉल्यूम 1 की बात करो, वॉल्यूम 2 की बात करो, चाहे आप 12th क्लास की बात करो या 11th क्लास की बात करो। इतना छोटा चैप्टर फार्मूले के रिलेटिवली नहीं मिलेगा। 2 फार्मूले की बात। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में I1 या I2 आपका मिसिंग है तो I1 और I2 का पता करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, साइन I बाई साइन R μ2 बाई μ1 एट द रेस्पेक्टिव फेस। और हो सकता है μ2 बाई μ1 को आप N2 अपॉन N1 लिखते हो, जहां पर μ2 इज ए RI ऑफ मीडियम इन विच लाइट एंटर्स, जहां वो गई है लाइट बाउंड्री पर गिरने के बाद जहां गई है वो सेकेंड मीडियम है, तो μ2 आपका जो है सेकेंड मीडियम का आ रही है, और μ1 आपका फर्स्ट मीडियम का आ रही है जहां से वो आ रही है। सिमिलरली जो यहाँ पर μ2 और μ1 का मीनिंग है वही यहाँ पर N2 और N1 का मीनिंग है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जरा देखें, पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसी है प्रिज्म की। प्रिज्म की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें कि वो कहते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। प्रिज्म की प्रॉब्लम में आपको कहीं पर ये मेंशन करके दिया जाएगा कि नॉर्मल इंसिडेंस टेक प्लेस। ध्यान देना भाई, ये कीवर्ड है आपका, नॉर्मल इंसिडेंस इन प्रिज्म। तो अगर आप अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसको देखें, नॉर्मल इंसिडेंस इन प्रिज्म, तो भाई इसका मतलब होता है, मतलब कि आपके पास में जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो I1 है वो 0 है, R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू कैपिटल A है, I2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, I2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, मीन्स I2 इज समथिंग नॉट 0, 0 नहीं होगा I2। और फिर डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का 1।
अगर इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है तो इस कीवर्ड को आप देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर डायग्राम में आपको देखना है कि नॉर्मल इंसिडेंस का प्रिज्म में जब सिचुएशन सेट होता है तो डायग्राम कैसा दिखता है, तो देखो मैं डायग्राम भी दिखा सकता हूं आपको। ये हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया और नॉर्मली का मतलब हो गया सरफेस के साथ में 90 बनाना और नॉर्मल के साथ 0 बनाना। नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब होता है सरफेस के साथ में 90, जो इंसिडेंट लाइट है वो सरफेस के साथ में 90 डिग्री बनाएगी और नॉर्मल के साथ 0 डिग्री, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री। तो ये देखिए सरफेस नंबर 1 डिसीजन हो चुका है कि इसको नंबर 1 सरफेस कहने वाले हैं। तो सरफेस के साथ 90, तो जो लाइट आ गई आएगी वो सरफेस के साथ 90 बनाएगी। ये देखिए आने वाली लाइट ने सरफेस के साथ 90 बना दिया। ये सरफेस के साथ 90। अब सरफेस के साथ में अगर वो 90 बना रही है तो नॉर्मल भी सरफेस के साथ कैसा बनाता है, 90 बनाता है। तो ये रेड पेन से हमने नॉर्मल बनाया है, ये देखिए नॉर्मल रेड पेन से। तो ऑटोमेटिकली आने वाली लाइट ने नॉर्मल से क्या बना लिया, 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि I1 जो है वो 0 है और जब I 0 होता है तो रिफ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग R भी क्या होगा, 0। लाइट सीधे जो है बाउंड्री से निकलेगी तो डायरेक्टली सीधे बिना किसी डिपार्चर के निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर R1 भी क्या हो गया, 0। फिर ये लाइट आपकी पहुंची नंबर 2 सरफेस पर, ये नंबर 2 सरफेस है तो नंबर 2 सरफेस पर गिरी, नॉर्मल बनाया। आप सब देख सकते हैं कि I2 जो है यहाँ 0 नहीं है, तो वही हमने यहाँ लिखा I2 कुछ ना कुछ होगा या I2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। I2 की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ तो होगा I2। अगर I2 निकालना पड़े तो आपके पास रूल पता, साइन I बाई साइन R, μ2 बाई μ1 से I2 निकालेगा। क्वेश्चन देखेंगे भी निकाल के दिखाएंगे। और फिर ये लाइट प्रिज्म से निकल के बाहर जाएगी, तो जब बाहर जाएगी तो सपोज दैट कि प्रिज्म ग्लास का है, सराउंडिंग इज एयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बाहर आ गई लाइट। तो भाई ये देखो गड़बड़ कर दिया मैंने, ये अंदर जो एंगल बनता था हम उसको किससे लिखते थे, R2। R2 कुछ ना कुछ होगा, यहां पर भी जो है R2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। और I2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये आपका I2 हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। अपने अपने अनसॉल्व पेपर पे इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। अगर है अनसॉल्व पेपर तो ओपन करें, वैसे मैंने तो पन्ने फोल्ड कर दिए, मेरे पास है। भाई आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है प्रिज्म का वो आज हम लोगों को पूरा करना है और उसमें सबसे पहले हमने एक कीवर्ड लिया है नॉर्मल इंसिडेंस इन प्रिज्म। और आपको जैसे ये कीवर्ड किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलता है नॉर्मल इंसिडेंस इन प्रिज्म, इसका मतलब है I1 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू कैपिटल A है और I2 की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, 101%। I2 आपका कुछ ना कुछ होगा। और फिर डेविएशन निकालने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो डेविएशन का फार्मूला ही है। और अगर आप इसके डायग्राम की बात करें तो नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब होता है सरफेस के साथ में आने वाली लाइट 90 बनाएगी और नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, 0। नाउ यू हैव ए प्रिज्म, ये प्रिज्म है आपका और ये देखिए लाइट हमने इंसिडेंट की है सरफेस के साथ कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और नॉर्मल भी सरफेस के साथ 90 डिग्री पर है, तो नॉर्मल भी आपका रेड डॉटेड से है, I1 0, R1 0। जब ये लाइट आपकी सेकंड सरफेस पर पहुंची तो ये आपका R2 हो गया, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है, 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ रहेगा। और R2 की वैल्यू A क्यों होगी, उसके पीछे लॉजिक ये हुई
क्योंकि आपको पता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए, और नॉर्मल इंसिडेंस में आपका जो R1 है वो कितना है, 0 है। 0 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल ए। I2 भी कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो जब आपके सामने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो फ्यूचर में आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप रिजल्ट्स पर आएंगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जरा मैं ढूंढ के अनसॉर्ट पेपर से निकाल, तो इसी बेसिक पर एक क्वेश्चन है 2018 अनसॉर्ट पेपर से। यू हैव ए प्रिज्म एबीसी, ये प्रिज्म आपका एबीसी हो गया, ठीक है। इस पर लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट किया है। क्वेश्चन में मेंशन है कि लाइट एबी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब होता है सरफेस के साथ 90, नॉर्मल के साथ 0, और फिर ये लाइट इंसिडेंट होकर के सरफेस एसी पर पहुंचती है। जिस प्रिज्म पर ये एपिसोड हो रहा है उसका RI 3/2 है, और प्रिज्म के सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। क्वेश्चन में पूछा है कि AC पर आने के बाद क्या वो TIR करेगी, तो इज TIR टेक प्लेस एट AC, या फिर वो AC पर गिरने के बाद में बाहर निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में नॉर्मल इंसिडेंट है, क्वेश्चन में नॉर्मल इंसिडेंट है, और नॉर्मल इंसिडेंट का मीनिंग हम जानते हैं, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या वो बाहर निकलेगी, AC से बाहर निकलेगी या TIR कर देगी। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देना इस तरफ। ये आपका प्रिज्म, ये नॉर्मली लाइट आई, 90 डिग्री पर ये लाइट आ रही है, जिस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है वो AB है, और क्वेश्चन में मेंशन ये भी किया गया है कि ये जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है, और नहीं अगर मेंशन किया जाता तो यू आर फ्री टू कंसीडर दिस, ये प्रिज्म आपका इक्विलेटरल है, मतलब आप चाहें जैसे उसको यूज करें। प्रिज्म एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। भाई सभी एंगल 60 होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा, 60। अब ये लाइट आपकी यहां पर पहुंची, अब जब ये लाइट आपकी यहां पहुंची, यहां पर मैंने नॉर्मल बनाया, अगर TIR होगा तो ये लाइट ऐसे जाएगी, और TIR अगर नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन करके क्या होगी, बाहर आएगी। तो TIR के लिए मुझे इस एंगल को चेक करना पड़ेगा। इस एंगल को हम लोग कहते हैं R2। प्रिज्म की अपनी जो भी बेसिक हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली है, तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ बनता है वो I1, यहाँ जो अंदर बनता है वो R1, यहाँ पर इनसाइड का एंगल R2, और यहाँ पर आउटसाइड का क्या है, I2। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये। तो अगर ये R2 का ओरिजिनल नाम क्या था, इंसिडेंट एंगल एट द सेकेंड फेस, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो फिर TIR होता है, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो TIR नहीं होता है। तो हम पहले R2 का कैलकुलेशन कर ले, R2 की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि नॉर्मल इंसिडेंस में I1 क्या होता है, 0, R1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और R2 की वैल्यू क्या होती है, A माने प्रिज्म एंगल, A का मतलब यहाँ पर है प्रिज्म एंगल, और क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल कितना है, 60 डिग्री, यानी R2 की वैल्यू 60 डिग्री है। और ये जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना हुआ है, और सराउंडिंग में क्या है, वाटर। अब देखिए यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी। अगर ग्लास के साथ में एयर है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 42 डिग्री, अगर ग्लास के साथ में क्या है, एयर। अब ये नॉलेज अगर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर वाटर के साथ एयर है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, एनीवन, 49 थीटा से यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है। और अगर ग्लास के साथ में वाटर है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, भूल चुके हो, हाँ कितनी होती है, 63, सही है।
जब हम आपको ये रेगुलर क्लासेस में ये सारी बातें बताते हैं तो आपसे कहते थे 7 की टेबल पढ़ा करो। ये 7 6 जा गया है 42, ये 7 7 जा गया है 49, 7 8 जा ड्रॉप कर दो, 7 9 जा 63। तो इस क्वेश्चन में आपके ग्लास का प्रिज्म है, सराउंडिंग में वाटर है, तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 63 होती है इस सिचुएशन में, और जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना आ रहा है, 60, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है, इसलिए TIR नहीं होगा। तो मैंने लिखा है यहां पर हियर R2 का मतलब है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कहां पर, एट सेकेंड फेस is 60 degree which is less than critical angle 63 degree, therefore इसलिए TIR नहीं होगा, TIR not take place। तो ये TIR की कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, और अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आती तो फिर TIR हो जाता। तो अब हमारा रिजल्ट क्या होगा भाई, आंसर आ चुका है, और क्योंकि आप एग्जाम में इस काम को कर रहे हैं तो TIR तो होगा नहीं, इरेज किया, अब ये लाइट सिंपली बाहर निकल के आएगी, यानी कि इमर्जिंग सिचुएशन बनेगी। हो गया क्वेश्चन। आपके पास में इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे दे दीजिए, आप लोग डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन मिला हो आपको, नॉर्मल इंसिडेंस कीवर्ड है, ये कीवर्ड अगर आपके किसी क्वेश्चन में लिखा है आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस यहां पर कीवर्ड है। तो 2016 में फिर से क्वेश्चन मुझे मिला है, डिस्कस कर लेते हैं। ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA। नाउ यू ऑल कैन चेक कि BA आपको डायग्राम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये आपकी सरफेस है जिस बाउंड्री पर लाइट गिर करके रिफ्रैक्शन करती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो BA वाली सरफेस पर इस लाइट ने इंसिडेंट नॉर्मली, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया, इंसिडेंट नॉर्मली, ये मेंशन है क्वेश्चन में। लाइट आपकी नॉर्मली इंसिडेंट होती है, BA पर इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट लाइट का नाम क्या है, PQ। आगे क्या है, जो मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म BAC। तो प्रिज्म का नाम BAC है, और ये जो आपका प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म। तो यानी कि अब आप इस डायग्राम को पूरा करके दिखाइए, और पूरा करके दिखाने में उस चीज पर ध्यान रखिए, ये बाहर निकलेगी या TIR होगा, इस पर भी ध्यान देना है। फॉर विच फेस विल द रे इमर्ज, किस वाली सरफेस से लाइट बाहर निकलेगी, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें अपने इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, हमें कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, कंप्लीट पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे PQ, इंसिडेंट लाइट रे PQ। एक तो हमें ये काम करना है। सेकेंड नंबर पर हमें इसमें ये भी बताना है किस सरफेस से लाइट बाहर निकलेगी, फ्रॉम विच सरफेस लाइट इमर्जेस, किस सरफेस से लाइट बाहर आएगी, ये पूछा गया है। जस्टिफाई योर आंसर। तो अब अगर हम इसमें रिजल्ट्स को कंप्लीट करें तो मुझे पता है कि I1 अगर 0 है तो R1 भी क्या होगा, 0 ही होगा। यानी ये जो PQ लाइट है वो और डायरेक्टली सीधे पहुंचेगी यहां पर, बिना किसी डिपार्चर के PQ लाइट चलती जाएगी, और कहां पर जाकर के इंसिडेंट होगी, AC पर इंसिडेंट होगी। तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी, 0, R1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कहां से बाहर निकलने की तैयारी करेंगे, AC से। तो सेकेंड वाले का आंसर आ गया AC सरफेस से लाइट बाहर आएगी अगर TIR नहीं हुआ तो।
अब यहां से लाइट बाहर आएगी, नॉर्मल बनाया भाई, ये देखिए R2 है, और हमें पता है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो R2 की वैल्यू क्या होती है, A। इस वाले A का क्या मतलब है, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल बताइए भाई, इस प्रॉब्लम में प्रिज्म एंगल की वैल्यू कितनी है? क्लास कोई भी चांस ले सकता है, 30 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म एंगल का मतलब होता है सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 के बीच में बनने वाला एंगल, और ये सरफेस नंबर 1 है क्योंकि इस पर गिरी है लाइट, और ये सरफेस नंबर 2 है, इससे बाहर निकली है, और डायग्राम से देख के पता चल रहा है ये कितना है, 90 है, तो प्रिज्म एंगल यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री, और R2 की वैल्यू 30 डिग्री है। क्वेश्चन में क्योंकि खुद कह दिया है कि लाइट इमर्ज हो रही है, इसका मतलब TIR के बारे में हमें सोचना नहीं है। अब क्या होगा, अब लाइट जो है ग्लास के प्रिज्म से बाहर आएगी, सराउंडिंग में क्या दिया है कुछ पता नहीं, तो क्या लेंगे, एयर, तो ये बाहर निकल के आएगी, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, तो ये आपका I2 हो गया। हमसे क्वेश्चन में I2 निकालने के लिए नहीं कह रहा है, कंप्लीट द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे PQ, कंप्लीट हो गया। फिर भी मान लो अगर हमें I2 निकालना है तो, और अगर I2 निकालना है तो क्या करेंगे, साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और इसको कहां अप्लाई करेंगे, सेकेंड सरफेस पर, क्योंकि I2 नाम का जो फैमिली मेंबर है प्रिज्म का, वो सेकेंड सरफेस पर मिलता है। फील करते हैं सिचुएशन को, I माने इंसिडेंट एंगल सरफेस 2 पर, सरफेस 2 का इंसिडेंट एंगल कौन होता है, R2, तो I की जगह पे R2 होगा, कोई रटना नहीं है, समझने वाली बात है। I का मतलब क्या है, इंसिडेंट एंगल कहां पर, सरफेस 2 पर, वो किसके नाम से फेमस है, R2 के नाम से फेमस है, R2, और R मींस रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 2 पर, ये क्या बनेगा, I2, ठीक है भाई। R मींस क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 2 पे कौन है, I2, और μ2 मींस जहां लाइट चली गई है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई सरफेस नंबर 2 पे टकराने के बाद लाइट कहां गई है, बाहर, और बाहर के बारे में कुछ नहीं बता रहे तो क्या लेंगे, एयर, और μ1 मींस कहां से आ रही है, तो सरफेस नंबर 2 पे कहां से आ रही है, प्रिज्म के अंदर से आ रही है, कितना आ रही है, 1.5, और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 30 डिग्री है, I2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, 1.5, यहां से आ जाएगा साइन I2 इज इक्वल टू 1.5 साइन 30, क्योंकि R2 की वैल्यू 30 थी, तो साइन I2 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो साइन I2 इज इक्वल टू हो गया 0.75, तो I2 हो गया साइन इनवर्स 0.75। ये देखिए I2 निकला है, I2 निकालने को कहा नहीं गया है, फिर भी अगर आप करते हैं तो एक अच्छा आंसर आपने दिया। अच्छा क्वेश्चन तो है ही, लेकिन उस आंसर को भी अच्छा बनाने के लिए अगर आप इतना काम करते हैं तो सो गुड। उल्टा कर दिया आपने, कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने देखा, हाँ ये सही कह रहे हो, साइन I2 जो है ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई साइन 30, ठीक है, साइन I2 हो जाएगा, अच्छा ये साइन I2 की वैल्यू हो जाएगी साइन 30, और अपॉन में क्या जाएगा 1.5, देखो अब सही है, बोलो, अच्छा अभी भी गड़बड़, देख लो जरा, चेक कर, नहीं मैंने पहले सही किया था, तुम क्या करते हो भाई, पहले सही था, देखो चेक कर लेते हैं, R2 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, I2 हमें पता नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1/1.5, साइन I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 साइन 30, कहां सब तो सही था, कहां पर नहीं सही है, ये अभी भी गलत है क्या, अब बताओ ये गलत है क्या, वहां पे तुम गलत करोगे फिर 0.75, I2 की वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स 0.75, ठीक है, किसी को मिला नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस, और तो 2017 की तरह प्रॉब्लम देखें भाई,
ये आपका प्रिज्म है एबीसी, लाइट नॉर्मली इंसिडेंट की गई है एबी सरफेस पर। ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। एसी सरफेस के ऊपर ये जो आप देख रहे हो एक लिक्विड है जिसका कि RI N है। क्वेश्चन कह रहा है N की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फॉर विच TIR टेक प्लेस एट द AC। हमारे लिए कीवर्ड है नॉर्मल इंसिडेंट। तो मुझे पता है कि नॉर्मल इंसिडेंट में जिस सरफेस पर इंसिडेंट होता है वहां पर I1 कितना होता है 0, R1 कितना होता है 0। अब ये लाइट बिना किसी डेविएशंस के जब निकलेगी पहली सरफेस पर गिरने के बाद जब आगे जाएगी तो कहां पहुंचेगी, सरफेस नंबर 2 पे पहुंचेगी। ये सरफेस नंबर 2 है, ये सरफेस नंबर 1, और यहां पर ये जो एंगल बनता है अंदर की तरफ वो R2 है, और R2 की वैल्यू क्या होती है कैपिटल A। कैपिटल A का मतलब क्या है प्रिज्म एंगल, और प्रिज्म एंगल का मतलब हो गया सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच में बनने वाला एंगल। और ये आपका कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं TIR हो रहा है, AC पर आने के बाद में क्या हो रहा है TIR हो रहा है, लाइट TIR कर रही है। और TIR के लिए इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो R2 यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है सेकेंड सरफेस पर, क्योंकि TIR हो रहा है, TIR टेक प्लेस, इसलिए जो हमारा इंसिडेंट एंगल R2 है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए बड़ा, और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो क्या मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, यानी करीब करीब, नियरली टू क्रिटिकल एंगल। आप सबने यही तो अपना पढ़ा हुआ ना क्रिटिकल एंगल के केस में कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से या तो बड़ा होना चाहिए, और इस इक्वल का मतलब होता है स्लाइटली ग्रेटर। तो वही हमने लिख दिया। R2 की वैल्यू यहाँ पर 60 है, 60 लिखा। क्रिटिकल एंगल को आप थीटा सी या IC जिससे लिखना चाहें उससे लिखें। दोनों तरफ का साइन ले लिया, साइन का 60 इधर और साइन का थीटा सी उस तरफ। साइन का 60 कितना हो गया √3/2, साइन का 60 होता है √3/2, और साइन थीटा सी क्या होता है, साइन थीटा सी होता है VD/VR, यानी ये स्पीड में, अगर स्पीड में बात करनी है डेंसर में स्पीड VD और एरर में स्पीड VR। साइन थीटा सी क्या होता है λD/λ, और साइन थीटा सी क्या होता है μR/μD। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात हो रही है तो मैं μR/μD लिख दे रहा हूं। R फॉर एरर, D फॉर डेंसर, √3/2। अब रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, डेंसर कौन है। ये जो प्रिज्म है वो आपका ग्लास का है, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जरा क्वेश्चन में देखें उसमें मेंशन है क्या, किसका है प्रिज्म मेटल का। RI कितना दिया गया 3/2। तो इस ग्लास का जो प्रिज्म है वो 3/2 है, और जो लिक्विड है वो आपका जो है N। तो देखिए TIR हो रहा है, कौन है रेरर कौन है डेंसर, TIR होता है हमेशा डेंसर टू रेरर, यानी ये प्रिज्म डेंसर है और ये जो लिक्विड है वो कौन है रेरर है। तो यहाँ पर डेंसर की जगह पे खुद प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3/2, और रेरर में कौन आ जाएगा N, लिक्विड का आ जाएगा, क्योंकि TIR हमेशा डेंसर टू रेरर के केस में होता है। तो ये प्रिज्म आपका डेंसर और ये लिक्विड कैसा है रेरर। तो यहां से और आगे मूव कर जाइए, ये बनेगा √3/2 ग्रेटर देन R इज इक्वल टू 2n/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 3√3 ग्रेटर देन R इज इक्वल टू 4n, यानी 4n लेस देन R इज इक्वल टू 3√3। तो n लेस देन R इज इक्वल टू 3√3/4, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3√3/4, अदरवाइज n की वैल्यू क्या होगी 3√3/4 से कम होगी। क्वेश्चन में मैक्सिमम चाहिए था ना, तो मैक्सिमम तो इक्वल में जब रखोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। ये आपके n की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आंसर हो गया। कीवर्ड आपका अगर नॉर्मल इंसिडेंट है तो सारी प्रॉब्लम आप करिए। और कोई क्वेश्चन किसी के पास।
ऐसे ही क्वेश्चन आपका और होता है, जैसे नॉर्मल इंसिडेंस अगर प्रिज्म में है तो आपने देखा क्या क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस, और यहां पर हम इसी को रिलेटिवली कंपेयर करेंगे नॉर्मल इमरजेंस से। जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो I1 की वैल्यू क्या होती है 0, R1 की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन जब नॉर्मल इमर्जिंग होता है तो R2 की वैल्यू होती है 0 और I2 की वैल्यू भी क्या होती है 0, इमर्जिंग अगर नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंस में R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू क्या है कैपिटल है, लेकिन नॉर्मल इमरजेंस में R1 की वैल्यू क्या होती है कैपिटल है। नॉर्मल इंसिडेंस में I2 की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, तो नॉर्मल इमरजेंस में I1 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, तो इनको जरा कंपेयर करके चलिए। अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस का डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, ये प्रिज्म नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हुई, यहां पर आपने नॉर्मल बनाया, I1 0 है, R1 0 है, R2 की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, और वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। यहां पर A का मतलब है प्रिज्म एंगल, और I2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए होगी तो आपको निकालना आता है। ये नॉर्मल इंसिडेंस का डायग्राम है। और अगर नॉर्मल इमर्जिंग हुआ तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये आपका प्रिज्म नॉर्मल इमर्जिंग, ये देखिए डायग्राम लुक्स लाइक दिस। पहली सरफेस पे लाइट आके गिरी, ये I1 हुआ, फिर लाइट रूल को फॉलो करते हुए अंदर गई, ये R1 हुआ। अब सेकेंड सरफेस पर पहुंची तो नॉर्मल बनाया, R2 की वैल्यू कितनी है 0, R1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी I2 की वैल्यू कितनी है 0, R2 भी 0 है और I2 भी 0, क्योंकि नॉर्मल इमर्जेंस का मतलब हो गया सरफेस नंबर 2 के साथ 90, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया सरफेस नंबर 1 के साथ 90। तो यहाँ पर देखिए सरफेस नंबर 1 के साथ लाइट 90 एंगल पर है, और यहाँ सरफेस नंबर 2 के साथ वो 90 डिग्री पर है। कितनी क्लोजनेस है दोनों के बीच में। अगर आपको क्वेश्चन मिला तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपका जो है I1 कुछ ना कुछ मिलेगा, तो अगर आप लुकिंग फॉर I1 निकालने के लिए फिर से स्नेल्स लॉ लगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा मैं बोलता हूं, लिखो। क्वेश्चन लिखो, प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, कॉमा RI ऑफ प्रिज्म, RI of prism, refractive index of prism 1.5, RI of prism 1.5. Find deviation if normal emergence take place. If normal emergence take place, नॉर्मल इमरजेंस को अंडरलाइन कर लो, नॉर्मल इमरजेंस टेक प्लेस। एग्जाम में नॉर्मल इमरजेंस के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन में नॉर्मल इमरजेंस हुआ है, जरा मुझे बताइए आपको क्या क्या दिया हुआ है। प्रिज्म का RI दिया हुआ है, RI ऑफ प्रिज्म है क्वेश्चन में 1.5। प्रिज्म एंगल कितना दिया है, और हम लोग प्रिज्म एंगल को कैपिटल A से लिखते हैं, तो प्रिज्म एंगल हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। नॉर्मल इमरजेंस भी दिया गया है। अभी जो मैंने आपको कंपैरेटिवली जो लिस्ट बनाई थी, जरा देखिए उसको फिर से रिपीट करते हैं। नॉर्मल इमरजेंस में जो I2 है वो 0 होता है, R2 भी क्या होता है 0,
और R1 की वैल्यू क्या होती है A। क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या A। जब R2 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A। ये आपके क्यों का जवाब है। तो R1 की वैल्यू A है और A यहाँ पे 30 डिग्री है क्वेश्चन में भेजने को। डेविएशन चाहिए। डेविएशन का फार्मूला है I1 प्लस I2 माइनस का A। ओके बोलो भाई। अब देखिए I2 तो भाई ओके है, I2 0 डिग्री है और A की वैल्यू 30 डिग्री है प्रिज्म एंगल। तुमको कौन परेशान कर रहा है? I1 परेशान कर रहा है। और उधर हमने जो है पिछली क्लास जब खत्म की थी और आज की क्लास जब स्टार्ट किया तो तुमको एक बेसिक बताया पॉइंट कि अगर I1 या I2 में से कोई एक गायब है तो आप कैसे उसका पता लगाओगे। यहाँ पर I1 मुझे परेशान कर रहा है तो मैं I1 के लिए आगे चलता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट लगाया साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 और मैं इस फार्मूले को लगाऊंगा कहां पर? I1 के लिए सरफेस नंबर 1 पर। चाहो तो एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लो 1 2 का पता लगाने के लिए। ये देखिए ये नंबर 1 सरफेस है और ये नंबर 2 सरफेस है। तो देखिए I माने इंसिडेंट एंगल सरफेस 1 पर कौन होता है? I1। R माने रिफ्रैक्शन एंगल सरफेस 1 पर कौन होता है? R1। यार सरफेस नंबर 1 पर I1 बनता है और कौन बनता है? R1। μ2 का क्या मतलब है? जहां लाइट गई है वहां का Ri तो सरफेस पे सरफेस 1 से टकरा के कहां जाती है? प्रिज्म के अंदर। तो μ2 का मतलब हो गया 1.5 और μ1 कहां से आ रही है? तो सरफेस नंबर 1 पे लाइट कहां से आ रही है? बाहर से। और बाहर का क्या है? 1। तो यहां से आ जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू 1.5 साइन R1। साइन I1 इज इक्वल टू 1.5 साइन R1। R1 कितना है? 30 डिग्री। बोलो यहां से आ गया साइन I1 1.5 और ये हो गया हाफ तो साइन I1 आ गया 0.75 तो I1 की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 0.75। यही I1 यहां रख दीजिए। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0.75 माइनस का 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है। तो नॉर्मल इमर्जेंस के क्वेश्चन और नॉर्मल इंसिडेंस के क्वेश्चन बहुत सिमिलर होंगे। फीचर्स थोड़े बदल जाते हैं लेकिन वे जो होगा वो आपका कैसे होगा? सिमिलर। समझ पाए क्वेश्चन को कि नहीं? वैसे ही क्वेश्चन और अगर आप बोलो सर और क्वेश्चन दीजिए तो यार नॉर्मल इमरजेंस में ये 2 लोग तो है ही नहीं, 2 लोग तो नहीं है। देखिए कितने लोग थे प्रिज्म में? एक तो डेविएशन था, I1 था, R1 था, I2 था, R2 था और A था। इतने सारे लोग थे अपने पास। नॉर्मल इमरजेंस में ये 2 लोग तो है ही नहीं। बच्चे कितने? 4 लोग बचे। इन्हीं चारों में ही क्वेश्चन जो है आपका चलेगा। अच्छा R1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? A के। तो अब ओवरऑल कितने बचे? 3 लोग बचे। तो आपको इन 3 की लड़ाई लड़ते रहना है। ये पता है तो उसको निकालो, वो पता है तो उसको निकालो। ठीक है, डन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद स्पेशल कीवर्ड। तो हम लोगों ने प्रिज्म की प्रॉब्लम जिसमें नॉर्मल इंसिडेंस है वो कर लिया है। अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में नॉर्मल इंसिडेंस लिखा हुआ है तो ये आपका क्वेश्चन डन हो चुका है। अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में नॉर्मल इमरजेंस लिखा हुआ है तो इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट, ये भी डन हो चुका है। अब एक अगला जो कीवर्ड है वो ये प्रिज्म की प्रॉब्लम में लिखा रहता है रीट्रेसिंग पाथ। रीट्रेसिंग पाथ नॉर्मल इंसिडेंस में I1 और R1 होते ही नहीं है, 0 0 वैल्यू के होते हैं। नथिंग है, एक तरीके से उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। R2 की वैल्यू A होती है और I2 से आपको डर नहीं लगता। ध्यान देना, डर नहीं लगता। I2 कुछ ना कुछ होगा तो अगर मौका पड़ेगा तो तुम I2 निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे आपने देखा। और फिर अगर डेविएशन निकालने के बारे में भी कोई कहता है तो यस वी कैन कैरी ऑन।
नॉर्मल इमरजेंस में I2 0 होता है, R2 0 होता है और R1 की वैल्यू A होती है, और I1 से डर नहीं लगता क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको I1 निकाल के दिखाया, और फिर डेविएशन पूछता है तो आप निकाल लोगे। चलो इस पर फोकस करो। प्रिज्म की प्रॉब्लम जिसमें ये लिखा हुआ है लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब लाइट को प्रिज्म पर डाला गया, फिर वो सेकेंड सरफेस से बाहर नहीं निकली, वो उसी रास्ते से वापस लौट आई। रिट्रेसिंग पाथ। रिट्रेसिंग पाथ का मतलब क्या, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, ध्यान देना। ये मैंने प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म होगा। लाइट को बाहर नहीं आने देना, सेकेंड सरफेस से लाइट बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो अगर पहली सरफेस पर लाइट को डालेंगे और दूसरी सरफेस से उसको निकालना ही नहीं है, तो यार दूसरी सरफेस पर आपको पॉलिश कर देनी पड़ेगी, लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दीजिए। तो रिट्रेसिंग पाथ का मतलब होता है सेकेंड सरफेस पर पॉलिश की गई है। तो रिट्रेसिंग पाथ मींस जो सेकेंड सरफेस है प्रिज्म की वो पॉलिश्ड है, यानी सेकेंड सरफेस इज पॉलिश्ड। पॉलिश्ड को सिल्वर्ड भी कहते हैं। जो प्रिज्म की सेकेंड नंबर सरफेस है वो कैसी है, सिल्वर्ड। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का नॉलेज देखो। ये तुम्हारे पास मिरर है, अगर तुम चाहते हो रिट्रेसिंग हो, जिस रास्ते आना उसी रास्ते वापस जाना, तो नॉर्मली जब लाइट डालोगे तभी ऐसा होगा। अगर आप मिरर के ऊपर नॉर्मली लाइट डाल दो, ये देखिए नॉर्मली मैंने लाइट को गिराया, जिस रास्ते लाइट आती है उसी रास्ते वापस भी जाती है। तो रिट्रेसिंग करने के लिए इस सरफेस पे लाइट कैसे गिरनी चाहिए, नॉर्मली। और नॉर्मली यानी कि देखो जरा यहाँ नॉर्मली का मतलब क्या है, इंसिडेंट एंगल कितना है, 0। और बेटा सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट एंगल क्या होता है, R2। तो यानी कि नॉर्मली रिट्रेसिंग पाथ का मतलब होता है कि R2 की वैल्यू क्या है, 0। जब आप ये सेट कर देते हैं, जब आप ये सारी सिचुएशन सेट कर देते हैं, मैं कोशिश करता हूं डायग्राम बनाने की, ये देखिए R2 की वैल्यू 0, तो लाइट जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस लौट आता है। नॉर्मली जो आपका जनरल डायग्राम है प्रिज्म का वो बना रहा हूं, बट मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिट्रेसिंग के लिए दूसरी सरफेस पर पॉलिश होनी पड़ेगी और रिट्रेसिंग में R2 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0। अगर आप ऐसा कर लो तो जिस रास्ते वो जाएगी उसी रास्ते लाइट क्या होगी, बाहर भी आएगी। यानी रिट्रेसिंग में I2 नहीं बनता है, I2 नहीं बनता है, नहीं बनता है मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अरे भाई जब लाइट बाहर निकली ही नहीं है सेकंड सरफेस से, तो क्या I2 बनेगा, नहीं बनेगा। पहली ही सरफेस पर लाइट गिरती है और पहली ही सरफेस से क्या होती है, निकलती भी है। ये ध्यान देने वाली बात है। पहली सरफेस पे लाइट इंसिडेंट और इसी फर्स्ट सरफेस से क्या हो गया, इमरजेंस। इसीलिए इस रिट्रेसिंग पाथ में I1 के दो नाम है। I1 को इंसिडेंट एंगल कहा जाता है और I1 को इमर्जिंग एंगल भी कहा जाता है। विजन चेंज हो जाए तो नहीं। चलिए हम में से कुछ लोग उस सिचुएशन को देख रहे हैं जब लाइट अंदर जा रही है, अंदर जाते समय I1 क्या बना, इंसिडेंट एंगल। और कुछ लोग तब देखते हैं जब वो बाहर आ रही है तो क्या बना, I1 इमर्जिंग। I1 के दो नाम है। और आप ये भी देखें कि R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे एक बार फिर से कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, A। और रिट्रेसिंग में R2 तो 0 है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमेरिकल क्या होगा। तो आप देखो रिट्रेसिंग में जिंदा लोग कितने हैं, मतलब जो 0 नहीं है। तो यार I1 जिंदा है और R1 जिंदा है और A तो आप जानते ही हो।
पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी में घूम रहा होगा। जस्ट इमेजिन कि I1 मिसिंग है, तो आपको तरीका पता है कि I1 को कैसे डील करोगे। क्लियर है ना बात ये? चलिए तो अब हम लोग जो है एफर्ट्स करते हैं और रीट्रेसिंग कीवर्ड वाला क्वेश्चन भी सर्च कर लेते हैं, और उसको भी एक दो क्वेश्चन मिलते हैं तो करते हैं। मिला किसी को? तो रीट्रेसिंग का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्या है क्वेश्चन? A ray of light incident on one of the faces of the glass prism of angle A has angle of incidence 2A। इतना पढ़ करके थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। प्रिज्म पर, प्रिज्म की दो सरफेस होती हैं, नंबर 1 नंबर 2, जिसमें चाहो उसमें लाइट को इंसिडेंट कर दो, वो नंबर 1 हो गए। तो कह रहा है कि हमने लाइट को प्रिज्म की किसी एक सरफेस पर गिराया है। क्वेश्चन में जो प्रिज्म एंगल है वो आपका ए, प्रिज्म एंगल क्वेश्चन कह रहा है कि वो ए है, और जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल वहां पर 2A है। वो लाइन में दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर तो देख सकते ही हम। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन one of the faces of the glass prism of angle capital A has the angle of incidence 2A। ठीक है ना? तो प्रिज्म एंगल कैपिटल A है और जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है? 2A है। The refracted ray in the prism strike the opposite face। लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगी और अपोजिट फेस यानी सेकेंड सरफेस से क्या करेगी? टकराएगी। उसके बाद में लिखा है कि जो अपोजिट फेस है विच इज सिल्वर्ड, जो अपोजिट फेस है वो कैसी है? सिल्वर्ड है, यानी कि लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी गई है। द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट, क्योंकि अब सेकंड सरफेस पर तुमने पॉलिश कर दी है तो लाइट वहां से क्या करेगी? रिफ्लेक्शन करेगी। द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। मुझे अपना कीवर्ड मिल गया, क्वेश्चन में रीट्रेसेस पाथ लिखा हुआ है। ट्रेस द रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द प्रिज्म एंगल, यानी कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए भी काम करना है। तो हमें रीट्रेसिंग कीवर्ड चाहिए था, वो मिल चुका है, और इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है। ये जो सीबीएसई का स्पेशली क्वेश्चन होता है उसमें डायग्राम वाला काम कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है कंपेयर टू द अदर वो। देखिएगा, तो मैंने डायग्राम बनाया भाई, डायग्राम बनाना भी अपने आप में यहाँ पर आर्ट है। ये देखिए, डायग्राम बनाने के लिए सीख लो कैसे करना है। एग्जाम में जब एक ही बार में डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे? ये आपकी पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस, रीट्रेसिंग का डायग्राम बनाना है। तो क्या करना है आपको? दूसरी सरफेस पर लाइट 90 डिग्री पर रखो। देखो, ये आप स्केल समझो कि ये स्केल है, और ये मैंने, देखना मेरी स्केल दूसरी सरफेस से 90 हो तो बता देना, है 90 तो बता देना, है 90। लीजिए, ये मैंने लाइन बना ली, ये एरो लगाया, ये नॉर्मल आ गया, R2 0, और फिर ये यहां पर है, यहां नॉर्मल बना दीजिए। कुछ तो अल्टरनेट तरीका निकालना पड़ेगा डायग्राम फटाफट बनाने का, और यहां से लाइट को थोड़ा सा डिपार्चर करते हुए दिखाएंगे। ये लीजिए, बन गया। ये I1 दिख रहा है और ये R1 दिख रहा है। R1 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, उधर R2 दिख रहा है, और चूंकि सेकेंड नंबर सरफेस जो है वो आपकी सिल्वर्ड है, और R2 का ओरिजिनल नाम है इंसिडेंट एंगल, और सिल्वर्ड सरफेस पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो लाइट जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौट आती जाती है। थोड़ा प्रैक्टिस करें रिट्रेसिंग के डायग्राम बनाने की। नाउ क्वेश्चन सेज कि I1 की वैल्यू 2A है। I1 की वैल्यू कितनी है? 2A। क्वेश्चन ये भी बता रहा है कि प्रिज्म एंगल कितना है? A है, और हमें पता है कि R1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? प्रिज्म एंगल के। तो मुझे प्रिज्म का RI चाहिए।
तो मैंने क्या कहा था, रीट्रेसिंग में जो लोग आपके पता है, एक तो I1 है, एक R1 है, I2 R2 तो आपके क्या है, I2 तो बनता ही नहीं है, R2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो देखो म्यू भी आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्योंकि मामला इस सरफेस का है तो नाम इसका क्या है, पहली सरफेस, एट सरफेस नंबर 1। नाउ फील द सिचुएशन, I फॉर इंसिडेंट एंगल सरफेस 1 पर कौन है, I1, R फॉर रिफ्लेक्शन एंगल सरफेस 1 पर कौन है, R1, म्यू2 मींस उस मीडियम का RI जहां लाइट गई है अंदर, तो सरफेस नंबर 1 से टकरा के कहां गई है, प्रिज्म के अंदर, तो म्यू2 का मतलब हो गया म्यू प्रिज्म, और म्यू1 मींस जहां से आ रही है वहां का आ रहा है, तो पहली सरफेस पे लाइट कहां से आ रही है, बाहर से, बाहर के बारे में कुछ बताओगे नहीं तो A है। तो अब आगे बढ़ते हैं, I1 की वैल्यू 2A है, R1 की वैल्यू A है, और ये रहा म्यू P फॉर प्रिज्म, तो ये आ गया 2 sin A cos A अपॉन में sin A इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म, म्यू प्रिज्म, sin A कट हो गया, देखो म्यू प्रिज्म की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos A। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रिज्म का जो RI है और जो प्रिज्म एंगल, उसमें रिलेशनशिप भी बताइए, देखिए रिलेशनशिप